Hello everyone. Okay, so this is introduction to solid mechanics KCE 402. Okay. In this lecture we have discussed about the polar modulus and numericals. Okay. Polar modulus and numericals in this lecture we will discuss. Before that, let me introduce to myself. First of all, myself Indresh Kumar Singh, faculty of Department Civil Engineering, BBD, NIIT Lucknow. Okay. So, this is the module 3rd and lecture number 6 of module 3rd in subject Introduction to Solid Mechanics. So, in last class we have discussed about the assumptions of the theory of the pure torsions. Okay. These are the 1, 2, 3, 4, 5 assumptions. So, we have discussed about these assumptions which is related to the derivation of the torsion formula. So, okay. So, before starting the polar moment inertia and numericals, I have discussed about the derivation of torsion formula. ठीक है. So, in last classes I have discussed everything about that. In this we have taken a member which has fixed at the one ends and another ends there is apply a torque T. This is the torque T apply on the free ends. Okay. When we apply the torque T at the free end, then the member subjected to the rotation and it is rotate. So, this is the twist. Okay. So, this is also known as the twisting moment. So, here twisting, then we can see in this member this is the initial line A V O. Okay. O and V at the cross section if we see the in front of the member. Okay. So, AV whenever we apply the torque T, then this line AV is moved to B point, B dash point, then AB dash. Okay. And angular rotation is phi. ठीक. ये मेंबर में हो गई. अगर इसके क्रॉस सेक्शन पे बात की जाए तो क्रॉस सेक्शन पे हम देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन बना है. दिस इज द बी पॉइंट कहाँ से बी डैश पे पहुँच गया. ओके. एंड इट रोटेट थीटा एंगल एट द क्रॉस सेक्शन. ओके. रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल आर. ठीक है. तो अब यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल सा क्या करना है कि इस इक्वेशन में एक बहुत आसान सी ज्योमेट्री लगानी है. फार्मूला ड्राइव हो गया. ठीक है. कैसे ड्राइव हुआ? दो स्टेप में इसको हम ड्राइव कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में आपको जो यहाँ पर आपका दिया गया था कि ये देखिए इस ट्रायंगल को अगर मैं बात करूं, सॉरी ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, इस वाले आर्क की बात करूं B से B डैश. ठीक है. तो B से B डैश अगर हम बात करेंगे तो इस मेंबर की लेंथ कितनी है? L. ठीक है. तो ये B इंटू B डैश कितना आ जाएगा? L इंटू फाई. यही तो रहेगा. और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तब B एंड B डैश क्या आ जाएगा? इस क्रॉस सेक्शन से बात करें क्योंकि आपको पता है आर्क का फार्मूला क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल. ठीक है. जितना भी एंगल जो वो फॉर्म करेगा तो ये होता है आर्क का फार्मूला. ठीक है. तो यहाँ पर आर थीटा आ जाएगा. ओके. ये ज्योमेट्री हम लगा रहे हैं. आगे देखिएगा ध्यान से. यहाँ पे लिखा है इफ फाई इज द शियर स्ट्रेन, जो रोटेशन हुआ है दैट इज द शियर स्ट्रेन एंगल वी ए वी डैश एंड थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द लेंथ एल, देन tan फाई इक्वल टू बी वी डैश अपान ए वी. ठीक है. तो बी वी डैश अपान ए वी क्या है हमारा? पूरी लेंथ होगी. इस मेंबर की लेंथ L दी गई है. तो यहाँ पर अगर मैं tan फाई कंसीडर करूँ देन ये क्या हो जाएगा हमारा? बी वी डैश L. ठीक है. तो बी वी डैश L सिंस फाई इज द स्मॉल देन वी कंसीडर द फाई इज tan फाई अप्रॉक्स इक्वल टू फाई. ओके. तो आप जानते हो मैथमेटिकल टर्म है कि अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो हम tan फाई को थीटा को इक्वल टू थीटा कंसीडर करते हैं. ओके. उसके बाद में ये इक्वेशन लिखी रहने दीजिए जो कि हमारा आया है फाई इक्वल टू बी वी डैश अपान एल. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. और हमको पता है कि बी वी डैश इक्वल टू क्या होगा? आर थीटा. कैसे आर थीटा होगा? वी डैश क्या है हमारी? आर्क है. मैं आपको बता चुका हूँ ना, ये आर्क है. ठीक है. तो ये आर्क है तो ये आर और थीटा हो जाएगा. ये लिखा है आपका आर थीटा. ठीक है. अब अगर मैं आर थीटा इस इक्वेशन 1 में रख दें तो हमारा फाई क्या हो गया? आर थीटा अपान एल. ये लिखा है. ठीक है. यहाँ पे हो गया आर थीटा अपॉन एल हो गया. ठीक है. यहाँ से अगर एल मल्टीप्लाई करोगे तो एल फाई इक्वल टू ये इक्वेशन 1 बन गई. मीन्स फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ करना नहीं था. एक सिंपल सा tan फाई निकाला. tan फाई क्या होगा? क्योंकि जो शियर स्ट्रेन है और डिवाइड बाय एंगल जो ट्विस्ट कर रहा है. ठीक है. तो वो कितना मेंबर कर रहा होगा वो लेंथ हमको देखनी होती है.
ठीक है। तो बी वी डैश अपॉन ए बी, वो बी वी डैश तो हमें पता है कि वो क्या है, आर्क है। कहाँ आर्क है, ये वाली आर्क है, ठीक है। और ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ होगी, ठीक है। अब हमें मालूम है कि बी वी डैश आएगा कैसे, अगर इसके क्रॉस सेक्शन पे बात करें तो वो आर्क हो गए रेडियस इंटू एंगल। हमने वैल्यू उठा के रख दी, पहली इक्वेशन हमको मिल गई। इफ टाउ इज द शियर स्ट्रेस एट द सरफेस ऑफ सॉफ्ट एंड जी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके, इनके बारे में भी बात करेंगे कि अगर हमारा टाउ जो शियर स्ट्रेस कहाँ होगा, यहाँ इस पर कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा होगा, वही शियर स्ट्रेस जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि शियर फोर्स क्रिएट करता है और फोर्स के कारण वहाँ पे रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मूवमेंट क्रिएट होता है जितना आप टार्क लगाते हो, ठीक है। तो वो जानने, तो जो टाउ होगा आपका, अगर शियर स्ट्रेस दिया है, ओके, और यहाँ पर जी से डिनोट कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, ठीक है। स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया है तो स्ट्रेन आप निकाल सकते हो, दैट इज द फाई इक्वल टू टाउ अपॉन जी। कैसे आ गया, जो बेंडिंग में आप करते थे वहाँ पे आपने यंग्स मॉडुलस ई से डिनोट किया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और वहाँ पे अगर स्ट्रेस दिया रहता था तो स्ट्रेन वहाँ पे कैसे निकालते थे, स्ट्रेस अपॉन ई, ओके। सेम चीज बिल्कुल यहाँ पर क्या, यहाँ पे हमारा टार्क है, और टार्क है तो हम क्या करेंगे, फाई इक्वल टू टाउ अपॉन जी। टाउ क्या हो गया, जो वहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेस होता था, यहाँ भी शियर स्ट्रेस है, जी यहाँ पर क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, वहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता था, ठीक है। और फाई यहाँ पे क्या है, शियर स्ट्रेन जो है आपकी, ठीक है, शियर स्ट्रेन एंगल पे बन रही है, तो हमको पता चल गया फाई इक्वल टू टाउ अपॉन जी होता है, ठीक है। अब क्या करें, जब हमको ये फाई इक्वल टू टाउ अपॉन जी पता चल गया, अगर इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, ठीक है, तो फाई हमने रख दिया, देन आर थीटा इक्वल टू एल टाउ अपॉन जी, इन टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई किया तो टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल मिल गया हमको, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, जो हम पार्ट 2 में डेरिवेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका पार्ट 1 ये आपका हो गया है, ठीक है। नाउ फॉर अ गिवन सॉफ्ट सब्जेक्टेड टू अ गिवन टॉर्क टी, द वैल्यू ऑफ जी थीटा एंड एल आर द कांस्टेंट and hence shear stress produced is proportional to the radius r directly to, okay. So ये जब हम कह रहे हैं कि whenever shear stress is produced to r radius, okay, it means if we draw the shear stress distribution diagram, then we can see about that at the center its value is minimum, but as the radius is maximum then it is maximum, ओके। सो एट द आउटर सरफेस, अब बात क्या होगी कि ऊपर वाला मेंबर अगर टेंशन में, नीचे कंप्रेशन में, या ऊपर वाला कंप्रेशन नीचे टेंशन में, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरीके से बनेगा, तो ये देखिए यूनिफॉर्म बन रहा है, ठीक है। इसी डायग्राम को ऐसे भी आप बना सकते हो, कुछ लोग बनाते हैं इस तरीके से, अगर इसमें एरो ऊपर को ऐसे लगे हैं तो इसमें आप इसके अपोजिट डायरेक्शन लगा दो, ठीक है। तो ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताएंगे वो कहाँ से आया, यहीं से देखिए, टाउ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है आपका, ठीक है। तो वो वहाँ पर आपको पता चलेगा इस इक्वेशन 1 से, पार्ट 1 से डेरिवेशन के, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन ए इट इज क्लियर दैट इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉफ्ट सब्जेक्टेड टू द प्योर टॉर्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अगर प्योर टॉर्सन है तो उसके सेंटर से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है ये मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन आगे अभी बताएंगे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब कभी भी आप टॉर्सन इक्वेशन ड्राइव कर रहे होंगे तो उसका जो पहला पार्ट होता है, पहले पार्ट में आपने सिंपल सा देखा कि जो स्ट्रेन होती है टाउ अपॉन जी, जी हमारा यहाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ गया, और जो हमने आर्क का फार्मूला लगाया वहाँ से ये रिलेशन मिला हमको। इस रिलेशन से ये बात भी पता चल गई हमको कि जी एंड थीटा एल इज हमारे कांस्टेंट हैं बिल्कुल, सो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ आर, ठीक है। तब अगर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन करने को आ जाए तो हम उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई पहले पार्ट की। सेकेंड पार्ट में आइए, ये देखिए बना भी है कि टाउ इज डायरेक्ट इक्वल टू आर जी थीटा अपान एल। अब जी थीटा एल अपान आर है तो क्या होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए रेडियस पर 0, फिर धीरे धीरे रेडियस से जैसे बढ़ते जाओगे वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर हम इस मेंबर में आउटर सरफेस पे ना जाके अगर कहीं बीच में एक कोई पॉइंट्स ले लें, देखिए यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया है, तो इफ़ वी टेक अ बी पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, फ्रॉम द सेंटर इंस्टेड ऑफ द सरफेस, देन क्या होगा। देखिए इसको आप केवल ध्यान रखिए
क्या होगा कि अगर मैंने कहीं आर पे लिया तो जो टाउ हमारा था टाउ अपान कैपिटल आर, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही ये भी रहना चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को गड़बड़ नहीं करें। ठीक है, तब भी वही रहेगा। तो जी थीटा अपान एल, मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे टार्क बढ़ता रहेगा, क्यों, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इनका रेशियो कांस्टेंट आएगा। तो ये इक्वेशन हमने बना ली है कि किसी मेंबर पे, क्यों हमने ये लिख ली इक्वेशन, इसलिए लिख ली है कि अभी आगे वाला पार्ट करेंगे तो हम एक एलिमेंट कट करेंगे और उस एलिमेंट में जो हमारा टॉर्क और रेडियस आएगा वो उस पॉइंट की आएगी। ठीक है, तो उसके इक्वल में जब कोई चीज़ आएगा, ठीक है, तो हम उसको वहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि इसको हम अगर एक्सट्रीम फाइबर तक ले जाएं, कैपिटल आर रख दें, तो देखिए सेम ये मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है। ओके, तो अब देखिए आप यहाँ पर कंसीडर एन एलिमेंटल एरिया डी ए एट अ डिस्टेंस आर, पार्ट 2 जो डेरिवेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने डी ए एलिमेंट कट कर लिया है, जो डी एफ क्या है, ये हमारा रेजिस्टिंग फोर्स, जो शियर फोर्स जनरेट हो रहा होगा जब हम टार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डी ए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये रेडियस आपकी आ रहा है, अगर डी एफ में आर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा पूरा, और वो रेजिस्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, तो देखिए डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ इंटू आर, और डी एफ क्या होता है, टाउ इंटू डी ए, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए तो टाउ आ गया ये। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव टाउ इंटू आर अपान आर इक्वल टू टाउ आर, जो हमने अभी लास्ट इक्वेशन आपको बताई थी, टाउ आर अपान आर इक्वल टू टाउ अपान आर। यहाँ से अगर बात की जाए तो आपका टाउ आर क्या होगा, मतलब इस एलिमेंटल पे कितना ये टार्क हमारा प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो हम देख सकते हैं टाउ अपान आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम अगर अपनी इस इक्वेशन में रख दें आके डी टी वाली, तो डी टी इक्वेशन जो आ रही है यहाँ पर, इस एलिमेंट का जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू हमने निकाल के पुट कर दी है, तो हमारा जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टाउ डी ए अपान आर इंटू आर स्क्वायर। अब इसको हम सिंपल सा इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा टॉर्क मिल गया। इस इक्वेशन में टाउ आर स्क्वायर आर डी ए, किसी को कोई समस्या नहीं होगी इसको, तो आपका क्या हो जाएगा, टाउ अपान आर कॉन्स्टेंट ये बाहर हमने ले लिए, बचा हमारा आर स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है, आर स्क्वायर इंटू डी ए का इंटीग्रेशन टर्म आपको मिल रहा है। आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने जब बेंडिंग इक्वेशन ड्राइव की थी वहाँ पे भी सेम मिला था टर्म, वो टर्म क्या कहता था, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए, वेयर इज डी ए इज द एलिमेंटल एरिया, वाई इज द डिस्टेंस ओके फ्रॉम द सेंटर फॉर दैट एलिमेंट के लिए। अब वहाँ पर जब ये चीज़ आई थी तो हमने इसको क्या माना था, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था। अब इसमें क्या आया है, इसमें भी ये कुछ ना कुछ वही होगा, तो ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है, नथिंग बट इट इज नोन एज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सेक्शन। एंड जब यहाँ पे y की जगह r आ गया क्योंकि सर्कुलर सॉफ्ट है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे किसी भी सेक्शन की, और इसको डिनोट करेंगे j से। ठीक है, तो जब j से डिनोट करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, t इक्वल टू टाउ अपान आर इंटू जे। जे क्या है आपका, इट इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन। ठीक है, इसको हमने जे से डिनोट किया है जब सर्कुलर सॉफ्ट थी जहाँ टॉर्सन होता है। बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे था वहाँ पर हमने वाई स्क्वायर डी ए से डिनोट किया था और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट किया था। तो हमारी इक्वेशन बन गई टाउ टी इक्वल टू टाउ अपान आर इंटू जे, ये बनी है इक्वेशन आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो बताया था क्यों वहाँ पे लिखा था एक चीज़, टाउ आर अपान और एलिमेंट के लिए टी अपान आर। अब ये देखिए तो टी अपान जे, टी इज द क्या है हमारा, टॉर्क है जो अप्लाई कर रहे हो, जे क्या है हमारा, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, टाउ इज द शियर स्ट्रेस, आर क्या है हमारा, रेडियस है उस मेंबर की, टाउ या आर क्या है हमारा, किसी भी एलिमेंट को जो कट किया था सेंटर से आर डिस्टेंस पे। तो अब इस इक्वेशन बी से और 2 इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो फ्रॉम इक्वेशन ए और वी हमको इक्वेशन मिल गई टी अपान जे इक्वल टू टाउ अपान आर इक्वल टू जी इंटू थीटा अपान एल। ओके, तो ये टॉर्सन इक्वेशन है, याद रखना है इसको, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बेंडिंग इक्वेशन आपको याद रखनी है, दूसरी टॉर्सन इक्वेशन याद रखनी है, ये आपके मॉड्यूल 3 में है। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। यहाँ पे टाउ क्या है, टी क्या है, जे क्या है, ये सारे टर्म्स देखिए कि टी जो है कैपिटल टी दैट इज द टॉर्सन मूवमेंट, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन
मीटर। जे क्या है, जे इज द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, याद रखिएगा, आई हमने बताया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जे क्या होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेम वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो होती है m⁴। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट, इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस है तो मीटर। जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बेंडिंग इक्वेशन में आपने देखा होगा, वहां पे हमने ई डिनोट किया था, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, और यूनिट क्या होगी, रेडियन में। एल क्या है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट, जो मीटर में आपकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सभी लोगों के समझ में आ गई है कि हमारी टॉर्सन इक्वेशन क्या होती है, T/J इक्वल टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी इंटू थीटा अपॉन एल, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज करके शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो, टॉर्सन के कारण क्या स्ट्रेस जनरेट होती हैं, मेंबर कैसे हमारा रेजिस्टिंग टॉर्सन क्रिएट करता है, कौन सा शियर फोर्स क्रिएट होता है, सारी चीज़ें आपने ये समझ ली हैं। अब बात आ रही है कि सर जिसके बारे में बात किए थे, जे जो था पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने बताया है, तो अब उससे रिलेटेड ही एक टर्म दिया गया यहाँ पर, पोलर मॉडुलस, जो इस लेक्चर में आपको जानना है। क्या जानना है, पोलर मॉडुलस, ठीक है। पोलर मॉडुलस क्या होता है ये जानिए। एक टर्म यूज किया गया है, जो टर्म हमारे मेंबर को बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ कैसे किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है पोलर मूवमेंट की, अगर दो मेंबर हैं और उनको कंपेयर कर लिया जाए, तो फिर हम दोनों के मेंबर इसकी पोलर मॉडुलस के बेसिस पे उनको हम जान सकते हैं कि कौन से ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, सॉलिड मेंबर कराएगा सेम मटेरियल का, या हॉलो मेंबर कराएगा, ठीक है। तो ये हम इससे जान जाएंगे पोलर मॉडुलस से। तो पोलर मॉडुलस कोई नई चीज़ नहीं है, ये केवल एक टर्म है। उस टर्म को हमने कैसे लिखा है, देखिए, टॉर्क इक्वेशन थी हमारी T/J इक्वल टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, उसमें से हमने दो टर्म ले लिए हैं, T/J इक्वल टू टाउ अपॉन आर। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो T इक्वल टू टॉर्क टाउ इंटू जे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आर हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, J/R जो है उसकी जगह पर एक नया टर्म इन्होंने लिख दिया है ZP, ठीक है। कई बुकों में और भी टर्म्स इसको यूज कर सकते हो, तो IP से भी डिनोट कर सकते हो, तो ये ZP हो गया आपका, ठीक है। तो ZP हमारा जो सेक्शन मॉडुलस Z से था, ठीक है, IP से नहीं, IP से उसको डिनोट कर सकते हैं J को। यहाँ पर जो सेक्शन मॉडुलस Z डिनोट कर रहे थे आप बेंडिंग में, वही टॉर्सन में क्या है, ZP से डिनोट कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं पोलर मॉडुलस, ठीक है, ZP। तो ZP क्या हमारा आ गया है, ZP जो होता है वो सिंपल सा जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और अपान आर, आर क्या है, जो सर्कुलर शाफ्ट है उसकी रेडियस है। वेयर टाउ इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकरिंग एट सरफेस एंड आर इज द एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओके। दस पोलर मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू एक्सट्रीम रेडियल डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम द सेंटर। कैसे फाइबर की, कि अगर एक क्रॉस सेक्शन था, ये सेंटर था, यहाँ से ये वाला बाहर वाला कैपिटल आर पे होगा, ठीक है। तो ये पोलर मॉडुलस जो आपका था, ये आपका हो गया है। पोलर मॉडुलस क्या होता है, ZP से डिनोट करते हैं, सिंपल सा J/R होता है। R क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर की, और J क्या है, ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका, ओके। तो अब यहाँ से देखिए टॉर्जन रिजिडिटी, अगला टर्म यहाँ पे बनाया गया, टॉर्जन रिजिडिटी और स्टिफनेस क्या होती है। टॉर्जनल स्टिफनेस इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ट्विस्ट। अब यूनिट ट्विस्ट आया, मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, कि जो इक्वेशन होती है हमारी वो क्या होती है, T/J, ठीक है, और क्या होती है, टाउ अपॉन आर इंटू जी थीटा अपॉन एल। अगर पहला टर्म हमने लिया तो यहाँ से जो डिवाइड किया वो हमने देखा पोलर मॉडुलर आया, JP डिनोट कर लिए, और जब हम ये वाला टर्म लेंगे, दिस और दिस टर्म ले लेंगे, तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो हम नया टर्म देंगे, वो आपका आ जाएगा रिजिडिटी और स्टिफनेस से रिलेटेड। तो ये आ गया हमारा, J मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ गया T इक्वल टू जी J थीटा अपॉन एल। अब अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर यूनिट मूवमेंट, थीटा की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तब क्या हो जाएगा, when unit angle of twist is produced in unit length we have get
टी इक्वल टू जी जे। ओके, जब आप कभी भी यूनिट ट्विस्ट मतलब प्रोवाइड कराएंगे, अगर उतना हमने कंसीडर किया तो फिर वहाँ पे एक टर्म मिलेगा आपको जी जे, और जी आप कहोगे जी जे तो सर पता है हमको क्या है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और जे क्या है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लेकिन दोनों का जब मल्टीप्लाई, जैसे ई आई लिखते थे, ओके ई आई एक साल लिखते थे, तो उसी तरीके से आपका क्या होगा जी जे होगा, और ये जी जे होगा तो इस टर्म को ही हम लोग बोलते हैं आपका जो यूनिट एंगल ट्विस्ट प्रोड्यूस कर रहा है टॉर्जन रिजिडिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी और स्टिफनेस ऑफ द सॉफ्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर एमएम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन एमएम स्क्वायर आपकी यूनिट हो गई न्यूटन एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आपकी ये बात समझ में आ गई कि रिजिडिटी क्या होती है, टॉर्सन रिजिडिटी, और स्टिफनेस क्या होती है किसी मेंबर की। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप दोनों चीज़ें समझ सकते हो, पोलर मॉडुलस क्या होता है और टॉर्जनल रिजिडिटी या स्टिफनेस क्या होती है। केवल और केवल आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि इक्वेशन हमारी क्या रहती है टी अपॉन जे, टाउ अपॉन आर और जी थीटा अपॉन एल। अगर ये दो कंसीडर करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा टी जे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टाउ जे अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से जे अपॉन आर क्या हो जाता है जेड पी, ये हो गया हमारा पोलर मॉडुलस टाउ और ये टार्क। अगर हम ये और ये इक्वेशन कंसीडर कर लें देन टी अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। ठीक है, तो जी थीटा अपॉन एल हो गया, तो यहाँ से जे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टी इक्वल टू आ गया हमारा जी जे थीटा अपॉन एल। अगर हम यूनिट ट्विस्ट करें और यूनिट लेंथ लें मेंबर की, तब हमारा जो मेंबर मिलेगा ये जी जे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं स्टिफनेस आपका। ठीक है, तो एक ही इक्वेशन से आप समझ सकते हो कि टॉर्सनल रिजिडिटी या स्टिफनेस क्या होती है और पोलर मूवमेंट क्या होता है। ओके, ठीक है, तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि पोलर मॉडुलस क्या होता है, टॉर्जन रिजिडिटी क्या होती है, स्टिफनेस क्या होती है, और टॉर्जन इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे करते हैं। ओके, उसके बाद में आपके क्या है, अब अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए क्या करेंगे आप, हम देखेंगे कि जो अच्छा बता दें आपको, जो आपने पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया जो निकाले थे, ठीक है, तो वो क्या होती है जे, वो हमारी क्या होती है कि किसी मेंबर की आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, कभी कभी हम इसको आई जेड जेड से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से आ जाता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, वहाँ से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको बात समझ में आ जाएगी। अब हम क्या बताने जा रहे हैं कि पोलर मॉडुलस क्या होता है। पोलर मॉडुलस आप समझ गए, जेड पी से डिनोट करते हैं आराम से, सिंपल सा। तो अब हमें देखना है कि अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए सबसे पहला हमारा सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन यहाँ पे दिया गया है, हमें मालूम है इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग सिमेट्री है हमारी, तो सिमेट्री है इसलिए हमारा क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के अलॉन्ग इक्वल होगा। दैट मीन्स आई विल पुट पाई डी पावर 4/64 ये फार्मूला होता है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यहाँ पर अगर मैं रख दूँ जेड इक्वल टू तो क्या होगा, दोनों का सम होगा, मैंने बताया आपको, तो ये आ जाएगा पाई डी पावर 4 32। ठीक है, रेडियस की जगह अगर dy/2 होता है रेडियस किसी मेंबर की, इसको रखना चाहोगे तो यहाँ पुट कर सकते हो। तो पोलर मॉडुलस क्या होता है जेड पी क्या होता है जे अपान आर, तो जे अपान आर होता है, तो जे की वैल्यू तो इतनी आई है, और आर यहाँ पर आर क्या लिख सकते हो dy/2। अगर इसको मैं dy/2 से डिवाइड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 16 एक डी यहाँ कैंसिल होगा, तो पाई डी क्यू अपान 16। ठीक है, तो ये आपको मिल गया सर्कुलर सेक्शन के लिए। अगर पोलर मॉडुलस ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन होगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इंटरनल डायमीटर जो पावर थी उसी के साथ माइनस कर दो, आ जाएगा हमारा पोलर मॉडुलस ऑफ पोलर मॉडुलस। ठीक है, हॉलो सर्कुलर के लिए। ठीक है, देखो पाई डी पावर 4 1 मतलब एक्सटर्नल माइनस d2 इंटरनल। ठीक है, अपान 16 d1, फार्मूला वही है जे अपान आर। ओके, अब पावर ट्रांसमिटेड बाय द सॉफ्ट, कितनी पावर ट्रांसमिट करती है सॉफ्ट, तो ये चीज़ अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए हो कि आपके बात समझ में आ गई है कि कितना क्या होता है। कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, अभी इसको भी डिस्कस कर लेंगे, अगली क्लास में आपको ये बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू।